डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध में। आज पढ़ेंगे अपन स्थानीय प्रशासन में ही स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं आज 73वें व 74वें विधान संशोधन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हिंदुस्तान के अंदर कैसे हुआ उसके बारे में, इसकी कुछ बातें हैं सामान्य, वो आपको मैं बताता हूँ कि भारत के अंदर जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, ये कोई एक नया विधान है नहीं है। भारत के अंदर ये स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसका अपने को अगर इतिहास के अंदर अपन देखते हैं तो वैदिक काल में भी पंचायतों के अस्तित्व का अपने को उल्लेख मिलता है, जिसमें अपन बात करते हैं अर्थवेद की। इस अर्थवेद के अंदर भी अपने को ग्रामणी नामक शब्द का उल्लेख मिलता है, और इससे अपने को ये पता चलता है कि उस समय भी ग्राम नामक कोई एक संस्था होती थी, और उस समय सभा व समिति का भी उल्लेख मिलता है। सभा व समिति, जो सभा मुख्यतः स्थानीय पंचायत से संबंधित जुड़ी हुई थी, और जो ये समिति है ये एक प्रकार से केंद्रीय सभा के रूप में कार्य करती थी। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन करते हैं बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में भी सबसे छोटी इकाई थी शासन की, वह गांव ही थी। यानी बौद्ध काल में भी सबसे छोटी इकाई जो शासन की थी, शासन की सबसे छोटी इकाई वह भी गांव ही थी। यह आपको ध्यान में रखना है, यह सबसे छोटी इकाई थी, और जिसका जो मुखिया होता था उसको अपन ग्राम योजक कहते थे। जो इस ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्राम योजक कहलाता था। ग्राम योजक। इसी के साथ अगर अपन दूसरे की शासन काल की बात करते हैं, जैसे मुगल काल की, तो उस समय भी जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वह भी गांव ही थी। जिसमें अपन देखते हैं जो इस गांव का जो प्रबंधन पंचायतों द्वारा किया जाता था, और इस गांव का जो मुखिया होता था वो मुकदम कहलाता था। मुकदम, या जिसे अपन चौधरी, ये मुगल काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, उसका मुखिया कहलाता था। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की, तो उस समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सन 1882 ईस्वी में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत से संबंधित प्रस्ताव पारित कर इनकी स्थापना की थी, और स्थानीय स्वशासन की इसके तहत एक लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक ठोस नींव रखी थी। इसी कारण
लॉर्ड रिपन को भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यानी कि लॉर्ड रिपन ने ये जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत आदि प्रस्ताव पारित कर इनको लागू किया था स्थानीय स्वशासन के अंदर। इसी कारण हिंदुस्तान के अंदर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इसी के साथ आगे एक अधिनियम आया था जो अपन ने पिछली कक्षा में 11th क्लास में पढ़ा भी था, 1919 का अधिनियम, जिसे अपन बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। अधिनियम इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया था। हिंदुस्तान में पहली बार वह दिया गया था 1919 के अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को अपने जो एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सर्वप्रथम 1919 के अंदर जो ये स्थानीय सरकार अधिनियम बना था वो बंगाल के अंदर बना था। जो बंगाल प्रांत था उस समय इसके अंदर बना था, और उसके बाद प्रत्येक प्रांत में इस अधिनियम को पारित कर इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो पंचों का चुनाव होता था वो जनता द्वारा न होकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यानी वर्तमान व्यवस्था पर यह आधारित व्यवस्था नहीं थी। यानी इस समय जो ये पंच होते थे अपने, इन पंचों का जो चुनाव था वह जनता द्वारा न चुनकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और इसी संबंध में राजस्थान के अंदर बीकानेर पहली ऐसी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया और इसे पंचायती राज व्यवस्था को एक वैधानिक दर्जा दिया गया था ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। और उसके बाद में राजस्थान में जो ये अधिनियम लागू किया था वह 1938 के अंदर जयपुर के अंदर किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस संबंध में महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विकास में काफी अहम अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर सबसे ज्यादा बल देते थे, जो कि इस प्रकार की व्यवस्था में ही संभव था, इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ही। इसके बाद जैसे ही अपना देश आजाद हुआ उसके बाद ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने व उनके अधिकार व शक्तियों को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रकार से सलाह देने के लिए एक समिति बनाई थी श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1957 के अंदर। वो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जैसे ही अपना देश आजाद हो गया उसके बाद इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए इसके अंदर एक समिति बनाई गई थी श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, और इसी के नाम पर इस समिति का नाम रखा था श्री बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने इस व्यवस्था को एक प्रकार से सुदृढ़ रूप देने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की वकालत की थी या सिफारिश की थी। यानी ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये कितने स्तरीय होनी चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की किस समिति ने? श्री बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन किया गया था जनवरी 1957 के अंदर। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी स्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू करने के लिए वह की थी 24 नवंबर 1957 में। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर
हिंदुस्तान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को अपने राजस्थान के नागौर जिले से उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने इस पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी इस बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसका जो शुभारंभ किया था वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, उस समय राजस्थान के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे वह थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के उस समय के जो सीएम थे वह थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसे अपन आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, जो अपने राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए भी मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, जो एक प्रकार से सत्ता विकेंद्रीकरण के एक प्रबल समर्थक के रूप में इसे जाना जाता है। इसी वजह से राजस्थान में इसका शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसके अनुसार जो आंध्र प्रदेश है वह दूसरा राज्य बना था इस व्यवस्था को अपनाने वाला। इसी के साथ मैं आपको और कुछ बातें बताता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था 1959 में स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन कुछ इसमें कमियां थी, क्योंकि इनको संवैधानिक दर्जा उस समय नहीं दिया गया था। और उस समय देश की तात्कालिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी हो गई थी जिसमें अपन सब जानते हैं कि जो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था। इस व्यवस्था की वजह से अपने केंद्र के अंदर संसद के सदस्यों के भी चुनाव समय पे नहीं हो पा रहे थे, तो इस पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव उस समय करवाने मुश्किल हो रहे थे। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस व्यवस्था में सुदृढ़ किस प्रकार से बनाया जाए इस पंचायती राज व्यवस्था को, उसके लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिसमें एक समिति बनाई गई थी इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अशोक मेहता समिति, जिसका गठन किया था 1977 के अंदर। और इस समिति ने जो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी वह की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की जगह द्विस्तरीय व्यवस्था, कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय न होकर कितनी स्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2 भागों बांटा था। ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत गठित की जाए, इस प्रकार की इन्होंने, और जिला परिषद की भी इन्होंने सिफारिश की थी द्विस्तरीय। यानी कि इसने जो सिफारिश की थी वह एक तो मंडल पंचायत की और एक जिला परिषद की, या जिला पंचायत या जिला परिषद, ये द्विस्तरीय सिफारिश की थी। साथ में इन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का जो चुनाव है वो दलगत आधार पर होना चाहिए। दलगत आधार का अर्थ यहां हो गया कि ये चुनाव हैं ये दल के, जैसे अपने कांग्रेस बीजेपी है, इस प्रकार से इनका चुनाव है वो दलगत आधार पर होना चाहिए। और इस पंचायती राज व्यवस्था में जो जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी हैं वो जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। और पंचायती राज सेवाओं में समाज की जो अनुसूचित जाति हैं, अर्थात SC, ST, OBC या महिला, इनको निश्चित आरक्षण भी मिलना चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश की थी, वह की थी अशोक मेहता समिति ने। इसके बाद में अपन देखते हैं एक अगली समिति के बारे में, जो थी GV.K. राव समिति।
जिसका गठन किया गया था 1985 में। इस जीवीके राव समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करवाने के लिए अलग से चुनाव आयोग होना चाहिए, अलग से राज्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए और अलग से इनको वित्तीय शक्तियां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। ये जो सिफारिश की थी वह की थी जीवीके राव समिति ने। इसके बाद की जो समिति थी वह थी एलएम हिंदवी समिति, जिसका गठन किया था 1986 के अंदर। इस समिति ने भी इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को ऐसे सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता, इसको अपने को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है और इसको संवैधानिक दर्जा देकर इसका संरक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार की जो सिफारिश की थी वह की थी एलएम सिंघवी समिति ने। इसी के साथ इस ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक वित्तीय संपन्न किस प्रकार से बनाया जाए और इन संस्थाओं का चुनाव, विघटन, उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो उसके समाधान के लिए न्यायिक अभिकरण की व्यवस्था की जाए और साथ में ही ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन भी किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की जो सिफारिश की थी वह की थी एलएम सिंघवी समिति ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी एलएम सिंघवी ने जो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी वह की थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की थी वह की थी एलएम सिंघवी समिति ने 1986 में। फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण समिति है पीके थुंगन समिति। जिसका गठन किया गया था 1988 के अंदर। इस समिति ने भी इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर अपने संविधान के अंदर दो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, 73वां व 74वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में अपन विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं। 73वां संविधान संशोधन। इस 73वां संविधान संशोधन के तहत इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह 73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 को संसद के अंदर प्रस्तुत किया गया, जो 22 दिसंबर को लोकसभा के अंदर और 23 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर पारित हो गया 1992 के अंदर। और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 20 राज्यों में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसको लागू कर दिया गया था। जो ये 73वां संविधान संशोधन है उसको 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया था। हिंदुस्तान के उस समय 20 राज्यों में लागू हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। और इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक राज्य में अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बना लें, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके, इस पंचायती राज व्यवस्था को। इसी के तहत राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 अस्तित्व में आया था। आपको विशेष ध्यान में रखना है, इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिनियम पारित किया था
जो राजस्थान सरकार ने उस समय की वह जो अस्तित्व में आया था उस समय वह आया था 23 अप्रैल 1994 के अंदर। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस 73वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक राज्य में अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बनाए, ताकि इस व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित किया जा सके। इसी के तहत 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर भी, यानी राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन है वो ध्यान रखना, आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं। 4 ऐसे राज्य थे जिनमें यह लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर आदिवासी जनजाति पंचायतें पहले से कार्यरत थी, जिसके अंदर नागालैंड आता है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय व मणिपुर। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसमें पहले से आदिवासी जनजाति ये पंचायत थी वो पहले से कार्यरत थी। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें 73वें संविधान संशोधन के बारे में कि ये लागू कब हुआ। ये पारित तो हुआ था 22 और 23 दिसंबर को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था 20 राज्यों में। उस समय की व्यवस्था को देखते हुए और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक राज्य द्वारा अपना अपना इस अधिनियम बनाए, ताकि इस पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसी के तहत राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 के अंदर इस अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी, और उस समय यह अधिनियम 4 राज्यों में लागू नहीं हुआ था, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर के अंदर, क्योंकि वहां पर आदिवासी पंचायतें जो पहले से कार्यरत थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में, उसके बारे में। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ये एक निश्चित इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके तहत संविधान के अंदर एक निश्चित आर्टिकल में इनको व्यवस्थित किया गया। जो पहले मूल संविधान के अंदर ये पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख था मूल संविधान में, वह था 40 के अंदर, लेकिन इस 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको व्यवस्थित किया, वह किया गया 243 ए से लेकर 243 ओ तक आपको यह ध्यान में रखना है। और इस पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल संविधान के भाग 4 में इसका कुछ उल्लेख था, उसको अब संविधान के किस भाग में डाल दिया, भाग 9 में, और इस पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस 73वें संविधान संशोधन का संबंध है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जो ये 73वां संविधान संशोधन है। ये 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित, और इसको 3 स्तर पर बांटा गया था। वह बांटा गया था ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर इसको बांटा था वह था पंचायत समिति, तीसरे स्तर पर था वह था जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के अंदर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक व्यवस्थित किया गया। और इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।
क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।